हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह हिंदी डिटेल्स है दोस्तों आपका, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो है दोस्तों, आपके लिए बेस्ट वीडियो है। और यहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है और आपके लिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाले हैं। ये डिटेल्स आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराने के बाद दोस्तों आपका पिछला जो वीडियो था ना, उसके आगे का ये यहाँ से स्टार्ट है मध्यकालीन हिंदी से। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों आपका ये जो एग्जाम है ना, आपके बेसिक टू एडवांस, यहाँ जो आपके काफ़ी जो डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वहाँ से ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ से आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों आपका मध्यकालीन हिंदी से आपका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से सीखने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो पिछली वीडियो थी ना, वहाँ पे आपको बताया गया था कि आपका जो अगला वीडियो आने वाला है आपके मध्यकालीन हिंदी से आएगा। और यहाँ पे आपको दोस्तों आपका ये तो अभी आपका ये चल रहा है लेसन वन आपका ये चल रहा है, इतना आप समझिए। क्योंकि आपके ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना दोस्तों, आपके यहाँ से जब तक बनाने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, तो यहीं से आपको उठा के क्वेश्चन आपको टफ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के लिए आपकी जो विकल्पी में आपका जो ABCD या 1 2 3 करके आता है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन को एक बहुविकल्पी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपके चाहे जो भी एग्जाम हो हिंदी के, आपको 100% यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि आपको जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो जैसे आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो आप जैसे ही इस डिटेल्स को देखेंगे आप तुरंत पकड़ पाएंगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे, कहाँ से आया हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन हिंदी से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी मध्यकालीन हिंदी क्या कह रहा है कि मध्यकालीन हिंदी आपका मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया था तथा उसकी जो प्रमुख बोलियां विकसित हो गई थी मध्यकालीन में। और इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए हैं। कौन कौन से? ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली, ये मध्यकालीन में आपके निखर करके आए थे। और ब्रज भाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ तथा ये तत्कालीन ब्रजभाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मध्यकालीन खड़ी बोली के मिश्र रूप का साहित्य में प्रयोग होता रहा है। इसी खड़ी बोली का 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश हुआ है। अतः मतलब ये 14वीं सदी में आपकी जो खड़ी बोली है ना, ये दक्षिण में प्रवेश हुआ है। अतः वहाँ इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ। और 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला तथा इसके विकास को नई दिशा मिली। ये मुसलमान शासकों का संरक्षण, हिंदी में जो आपकी खड़ी बोली है संरक्षण मिला और इसके विकास की नई दिशा मिल गई। ये मध्यकालीन का आपके 3 भाषाएं थी, जो ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली थी आपकी, ये जो निखर के मध्यकालीन में आई हुई थी। और ये आपके 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश हुआ था। और 18वीं सदी में आपकी खड़ी बोली, ये मुसलमान जो है ना, मुसलमान शासकों के संरक्षण को ये मिला और इसके विकास को नई दिशा मिल गई खड़ी बोली को। अब आइए नेक्स्ट पर, इनकी रचनाएं देखिए। ब्रजभाषा पहले देखेंगे, प्रमुख रचनाओं में इनकी रचनाएं जो ब्रजभाषा की हैं पहले देखने वाले हैं। तो आपकी जो ब्रजभाषा की प्रमुख रचनाएं, हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह ब्रजभाषा ने किया। यह अपने समय की परिनिष्ठ व उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने का सर्वाधिक श्रेय हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों को है। और पूर्व मध्यकाल अर्थात मतलब भक्ति काल, मतलब पूर्व जो मध्यकाल आपके थे, एक मध्यकालीन है और मध्यकालीन के पहले जो आपके होते हैं ना पूर्व मध्यकालीन, उसमें भक्ति काल समय था। तो इसमें कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रजभाषा का चरम विकास किया। पुष्टि मार्ग सुदैन संप्रदाय के सूरसागर, नंद दास और ये आपके निम्बाक हैं। अब आइए इनके रचनाएं के कुछ और भी इसमें बताया गया कि इसमें रचनाओं में और क्या है। इसमें संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय के सहित हरिवंश, श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार एवं संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में सरखान, मीराबाई आदि कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजभाषा की साहित्यिक विकास में अमूल्य योगदान दिया। समझ रहे हैं? मतलब आपके इतने लोग आपके साहित्य विकास के लिए, ब्रजभाषा के लिए
उस समय ये उच्च कोटि की भाषाएं मानी जाती थी ब्रज भाषा को। और उस समय ये सारे जो आपके संप्रदाय में श्री भट्ट चैतन्य संप्रदाय, गदाधर भट्ट, राधा बल्लम प्रदाय और आपके हरिवंश श्री कृष्ण बांसुरी के अवतार भी हैं इसमें, और ये ब्रज भाषा के साहित्य विकास के अमूल्य योगदान दिए हैं। इनमें सर्व प्रमुख स्थान सूरदास का है, मतलब आपके जो सूरदास है इसमें सर्वप्रथम है, जिन्हें अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। और उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल में अनेक आचार्यों एवं कवियों ने ब्रजभाषा में लाक्षणिक एवं रीति ग्रंथ लिखकर, मतलब कौन सी ग्रंथ, रीति ग्रंथ लिखकर ब्रजभाषा के साहित्य को समृद्ध किया। और रीतिबद्ध कवियों के केशव दास, मतीराम बिहारी, देव पद्यकार भिखारी और दास सेनापति मतीराम आदि तथा रीति मुक्त कवियों ने या कवियों में धनानंद, आलम, बोधा आदि प्रमुख हैं। ठीक है। और ब्रजबुली बंगाल में आपके कृष्ण भक्त कवियों द्वारा ये प्रचारित भाषा का नाम है। समझ पा रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट पर। अब आइए अवधी। अवधी के बारे में देखेंगे। आपके 3 भाषाएं थे, पहले ब्रजभाषा, अवधी, फिर इसके बाद आपकी खड़ी बोली। तो अवधी के साहित्य के बारे में देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अवधी को साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको गया? सूफी प्रेमा मार्गी को। ये कवि हैं और इनको आपके अवधी के प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेमा मार्गी कवियों का है। और कुतुबन, मृगावती, जायसी पद्मावत, मझन मधुमालती, आलम माधवन, काम कंदला, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद इंद्रावती, कासिम शाह, हंस जवाहिर, दोस्तों कासिम शाह, हंस जवाहिर और शेख निसार आपके यूसुफ जुलेखा हैं, अली शाह आपके प्रेम चिंगारी आदि सूफी कवियों ने अवधि को साहित्यिक गर्मियां प्रदान की। इसमें स्वर प्रमुख जायसी थे। ठीक है, जायसी आपके अवधि के प्रमुख थे। और अवधि को राम भक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। विशेषकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना वाणी अवधि में कर अवधि भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। मध्यकाल में आपके साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष 2 कवियों में मिलता है। जायसी और तुलसीदास में जायसी के यहाँ जहाँ अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है, वहाँ तुलसी के यहाँ अवधि का तस्त मुखी के रूप ग्वायरी बंगाल में आपके सूफियों द्वारा प्रचारित अवधि भाषा का नाम है। ठीक है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट पर। थोड़ा इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि इसमें आपके रचनाकार के नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, रचनाकार के नाम पूछ सकते हैं, इसलिए आपके जब वस्तुनिष्ठ पे आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आपको तो डिटेल देखना है क्योंकि मैं वही बताने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। और आपका जो न्यू क्वेश्चन बनेगा, तो न्यू क्वेश्चन में मैं 1-2 बनाऊंगा, तो इसलिए आपको जो रचनाकार और भी 2-4-5 हैं इस डिटेल्स के अनुसार आपको उसको भी देखना है। क्योंकि रचनाकार आपके एग्जाम के क्वेश्चन जब टफ बनाने के लिए एग्जामिनर आपका कार्य करेगा ना, टफ बनाने के लिए कार्य करेगा, जैसे आपकी प्रोफेशनल मान लीजिए आपकी जैसे छोटी मोटी आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें आपके ज़्यादा हार्ड हिंदी का क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे आप UPSI और भी बहुत सारे ऐसे हिंदी हैं, वहाँ आपका क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि कंपटीशन हार्ड है। कंपटीशन हार्ड होने के कारण आपके क्वेश्चन का रचनाकार के लिए बदल सकता है, 100% बदल सकता है। तो इसलिए आपको डिटेल्स देखना जरूरी है। तो आप डिटेल्स देखिए, लेकिन थोड़ा फास्ट तरीके से देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए। जैसे आप उसमें वहाँ पे यूट्यूब पे बढ़ाने वाला होता है ना, स्पीड बढ़ाने वाला होता है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा बढ़ा के फास्ट तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप आया है आपका खड़ी बोली, आपका ये तीसरा है। तो ये मध्यकाल में खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन में हो गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसमें आप पहचान कैसे पाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और यहीं से क्वेश्चन आपके बने हुए। देखिए मध्यकालीन में खड़ी बोली के प्रमुख केंद्र पूछ लेगा कहाँ बदलकर कहाँ का दिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा ना, दक्कन में हो गया है, दक्कन में। तो इसलिए थोड़ा क्या है कि आपको थोड़ा क्या, और आपको डिटेल तो देखना ही पड़ेगा। आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तब
क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो डिटेल्स है ना बहुत कम ही लोग देखते हैं और डिटेल से क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन बना कहाँ से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे जो चीज़ें बताई जा रही हैं तो, और तो वस्तुनिष्ठ जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से देख लिया जाएगा। तो इस प्रकार मध्यकाल में, सॉरी दोस्तों, मध्यकाल में आपकी खड़ी बोली के दो रूप हो गए, उत्तर हिंदी, ठीक है, आपके उत्तर में बदल कर किसको कर दिया, दक्कन में हो गया था, और इस प्रकार मध्यकालीन में आपकी जो खड़ी बोली को दो रूप हो गए हैं, दो रूप हो गए हैं आपके, उत्तर है, उत्तर हिंदी है और एक दक्कनी हिंदी है, ठीक है, इसको नोट करेंगे। खड़ी बोली को आपको इसको दो चीज़ें नोट करेंगे, उत्तरी हिंदी और दक्कनी हिंदी, ठीक है, ये दो चीज़ें। अब फिर उसके बाद खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीर, मध्यकालीन रूप आपके कबीर हैं, नानक हैं, दादू, मनकुदास और रज्जब आदि संतों। फिर उसके बाद गंग की चंद, छंद, वर्णन की महिमा, रहीम के मदनाष्टक, आलम के सुदामा रचित, जटमल की गोरा बादल की कथा वाली आपकी सौदा, इंसा, नजीर आदि दक्कनी एवं उर्दू के कवियों, कुतुब सतलम 17वीं सदी के लिए है दोस्तों, ये 17वीं सदी में है आपके। भोगलू पुराण आया हुआ है। फिर इसके बाद 18वीं सदी में आपके ये दोस्तों, इसमें 18वीं सदी में आपके संत प्राणनाथ के कुलजम स्वरूप आदि को मिलता है। आप समझ पाए, आदि को 18वीं सदी में संत प्राणनाथ के कुलजम स्वरूप आदि में मिलता है, ठीक है, ये आपकी खड़ी बोली। तो अब आइए नेक्स्ट पर, अब आइए अब कौन से, मध्यकालीन आपका हिंदी कंप्लीट हो गया, ठीक है, वहाँ से आपके जो क्वेश्चन बने हैं ना आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और न्यू क्वेश्चन भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और भी आपके जो रचनाकार हैं 2-3 छूटेंगे ना तो उसको आप देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बदलेंगे, जैसे ना पूछेगा तो क्वेश्चन वही, लेकिन आपके रचनाकार जो है उसमें ना क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा कि आप रचनाकार के 2 नाम दिए रहेंगे और सर्वश्रेष्ठ का नाम पूछेगा, या फिर उसमें जो आपके भागीदार रहेंगे, सदस्य रहेंगे, उनको पूछ लेगा उसमें और कौन से लोग रहते हैं, शामिल थे, तो आपको याद रहेगा तो कर पाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधुनिक काल हिंदी देखने वाले हैं। आधुनिक काल हिंदी में क्या हुआ था, हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रजभाषा जनसभा से काफ़ी दूर हट चुकी थी, और अवधि ने तो बहुत पहले से ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। मतलब ये दो आपकी भाषाएं काफ़ी हट गई थी। फिर इसके बाद आपकी 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था, और इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव मध्य देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा, मध्य भाषा हिंदी पर भी पड़ गया दोस्तों, ये हिंदी का प्रभाव और अंग्रेजी का प्रभाव, सॉरी दोस्तों, ये अंग्रेजी का प्रभाव जो है आपके जो मध्य देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ गया। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया। जब ब्रजभाषा और अवधि का साहित्यिक रूप जनभाषा से दूर हो गया, तब उनका स्थान खड़ी बोली धीरे धीरे लेने लगी। अंग्रेजी सरकार ने भी इसका प्रयोग आरंभ कर दिया हिंदी का, ये आधुनिक कालीन हिंदी में। अब आइए यहाँ पे इसके बारे में तो आप समझ पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि हिंदी के आधुनिक काल में प्रारंभ में एक और उर्दू का प्रचार होने और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रजभाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। फिर उसके बाद 19 सदी तक कविता की भाषा ब्रजभाषा और गद्य की जो भाषा खड़ी बोली रही, वो 20वीं सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। ठीक है, ये देखिए 19वीं और 20वीं सदी तक ये आपकी हिंदी का विस्तार हुआ है। फिर इसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट, इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों ने बड़ी सहायता की, और फलतः खड़ी बोली साहित्य की स्वर प्रमुख भाषा बन गई। खड़ी बोली आपकी साहित्य की स्वर प्रमुख भाषा बन गई। अब आइए नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आपकी खड़ी बोली का पॉइंट है। खड़ी बोली पॉइंट क्या कर रहा है कि भारतेंदु पूर्व युग, मतलब भारतेंदु पूर्व युग आपकी जो है ना, इसमें खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के 2 रचनाकारों सदामुख लाल नियाज सुखा सागर कोष्टक में है। ठीक है, सुखा सागर, और वह इंसा अल्लाह खां, मतलब दोस्तों आपके कोष्टक में रानी केतली की कहानी में,
तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के 2 भाषा मूसियों लल्लू लालजी प्रेम सागर जी हैं, वह सबल मिश्र नचिकेतो पाख्यान के नाम उल्लेखनीय है। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। इस युग के 2 प्रसिद्ध लेखकों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर 2 सीमांतों का अनुगमन किया। ठीक है, देखिए दोस्तों कितनी संघर्ष हो रहा है यहाँ पे और कौन कौन इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर मैं बताता चल रहा हूँ आपके ये भारतेंदु पूर्व युग है आपके खड़ी बोली में। ठीक है, आपके राजा लक्ष्मण सिंह हैं, सितारे हिंद हैं, शिव प्रसाद जी हैं और ये आपके सीमांतों का अनुगमन किया है। और राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गांव रूपन दूर कर उसे उर्दू ए मुल्ला बना दिया। मतलब दोस्तों गांव रूपन दूर करके उसे उर्दू ए मुल्ला बना दिया हिंदी को। अब देखिए दोस्तों इनका तो शिव प्रसाद जी का अलग ही चल रहा है, तो ये आपके उर्दू बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह जी क्या किए हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। शिव प्रसाद नोट करिए, शिव प्रसाद जी आपके गांव रूपन दूर करके दोस्तों ये उर्दू मुहल्ला बना दिया है और राजा लक्ष्मण सिंह ये विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ का ये समर्थन किए हैं। अब आइए नेक्स्ट पर देख रहे हैं दोस्तों हिंदी का संघर्ष खड़ी बोली में। भारतेंदु युग में आपके 1850 से ले आपके ईस्वी से 1900 ईस्वी इन दोनों के बीच सर्वमान हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य भारतेंदु युग में हुआ। हिंदी सही मायने में भारतेंदु के काल में नई चाल में ढली। ठीक है, और उनके समय में ही हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। उन्होंने मतलब दोस्तों देखिए किनके आपके बहुमुखी रूप में सूत्रपात हुआ है। आपके भारतेंदु काल में आपके ये ढली हुई है और ये आपके उन्होंने यहाँ पर आगे आइए अब देखते हैं। उन्होंने न केवल स्वयं रचना की बल्कि अपना एक लेखक मंडल भी तैयार किया जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। हिंदी के लिए देखिए दोस्तों एक मंडल भी तैयार किया गया है। भारतेंदु युग की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि गद्य रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम रूप में अपनाकर युगानुरूप स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय दिया। लेकिन पद्य रचना के मामले में जो ब्रज भाषा या खड़ी बोली को अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ। द्विवेदी में हुआ। अब पूछ लेगा दोस्तों आपके पद्य के बारे में कि पद्य रचना के मामले में आपकी जो ब्रज भाषा आपकी खड़ी बोली है अपनाने के प्रश्न पर विवाद बना रहा, जिसका अंत द्विवेदी युग में जाकर हुआ है। तो ये आपके द्विवेदी युग में आपको इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि आपके जो पद्य की रचना है आपके ब्रज भाषा खड़ी बोली में ये द्वियुग में मतलब आपकी जो विवाद बना रहा ये अंत में जाकर आपके द्विवेदी युग में ये जाकर समाप्त हुआ है, जाकर युग में हुआ है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पर द्विवेदी युग के बारे में देख लीजिए। ये 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक की आपकी खड़ी बोली और हिंदी साहित्य के सौभाग्य से 1903 ईस्वी में ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व का भार संभाला और वे सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग के हिमायती थे और वे लेखकों की वर्तनी अथवा व्याकरण संबंधित त्रुटियों का संशोधन स्वयं करते चलते थे। उन्होंने हिंदी के परिष्कार का बीड़ा उठाया और उसे बखूबी अंजाम दिया। गद्य तो भारतेंदु युग से ही सफलतापूर्वक खड़ी बोली में लिखा जा रहा था और पद्य की व्यवहारिक भाषा भी एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगी। तो देखिए दोस्तों ये हिंदी में आपकी जो खड़ी बोली है आपके गद्य और गद्य तो आपका जो है पहले से ही ये सफलतापूर्वक लिखी जा रही थी और लेकिन आपकी जो व्यवहारिक भाषा आपके पद्य भाषा जो आने वाले थे ये आपके व्यवहारिक भाषा एकमात्र खड़ी बोली प्रतिष्ठित होने लगा पद्य भी। तो ये इतना संघर्ष करने के बाद आपके पद्य में आपके विस्तृत हुई है। इस
पत्रकार ब्रजभाषा जिनके साथ भाषा शब्द जुड़ा है अपने क्षेत्र में सीमित हो गई, अर्थात बोली बन गई। इसके मुकाबले में खड़ी बोली जिनके साथ बोली शब्द लगा है भाषा बन गई और इनका सही नाम हिंदी हो गया। अब खड़ी बोली दिल्ली के आसपास की मेरठ जनपदीय बोली नहीं रह गई, अपितु देखिए दोस्तों, अपितु वह समस्त उत्तरी भारत के साहित्य का माध्यम बन गया और द्विवेदी युग में साहित्य रचना की विविध विधाएं विकसित हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद सिंह शर्मा, माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी आदि के अवदान विशेषतः उल्लेखनीय है। दोस्तों इतने लोग आपके पद्य के लिए रचना किए हैं और ये बखूबी आपको 1920 सदी तक ये बोली बना दिया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, छायावाद युग चल रहा है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, एवं उसके बाद साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में छायावाद युग का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, इसको छायावाद युग को नोट कर लीजिए। इसमें आपके युग के बारे में और इनकी जो साहित्यिक खड़ी बोली के विकास में आपके जो योगदान दिए हैं, ये आपके प्रसाद भी हैं और पंत, निराला, महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा आदि इसमें महती योगदान दिया। इनकी रचनाओं को देखते हुए यह कोई नहीं कह सकता कि खड़ी बोली सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने में ब्रज भाषा से कम समर्थ है। मतलब ये ब्रज भाषा से कम समर्थ नहीं है आपकी हिंदी के अनेक भाषाई गुणों का समावेश हुआ। अभिव्यंजना की विविधता, विवो की लाक्षणिकता, रसात्मक लालित्य छायावाद युग की भाषा की अन्यतम विशेषताएं हैं और हिंदी काव्य में छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद युग 1936 से 1946, प्रयोगवाद युग 1943 आदि आए। इस दौर में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास होता गया। समझ रहे हैं, ये आपके खड़ी बोली काव्य की भाषा का विकास छायावाद युग में भी होती गई है और ये 1936 से 1946, फिर इसके बीच में आपके प्रयोगवाद युग आया और वहाँ पर 1943 से आदि आए। इस दौर में जो खड़ी बोली के काव्य भाषा के रूप में उत्तरोत्तर विकास होता गया है। तो आइए पद्य के बारे में अब यहाँ पर देखते हैं। पद्य के ही नहीं, गद्य के संदर्भ में भी ये छायावाद युग साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। छायावाद युग समझ रहे हैं दोस्तों, ये आपके गद्य पद्य दोनों के लिए, हिंदी के विकास के लिए, आपकी खड़ी बोली के विकास के लिए यहाँ पर इतनी संघर्ष हुई कि गद्य पद्य के छायावाद में ये खड़ी बोली आपके विकास का स्वर्ण युग छायावाद को माना जाता है। और आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे कि हिंदी के गद्य पद्य के स्वर्ण युग कब से कब माना गया है, या फिर कब आपका खड़ी बोली का विकास आपके गद्य पद्य के छायावाद में क्या था, ऐसे भी पूछ लेगा। स्वर्ण युग था। तो यहाँ पर कथा, साहित्यिक, उपन्यास व कहानी में प्रेमचंद्र, नाटक में आपके जयशंकर प्रसाद, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाषा शैलियाँ और मर्यादाएं स्थापित की, उनका अनुसरण आज भी किया जा रहा है। और गद्य साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ये आपके जो उपन्यास और कहानी है ना, आपके जयशंकर प्रसाद, इसमें आपके जो सॉरी दोस्तों, इसमें जो कथा साहित्य है, आपके उपन्यास है, वो कहानी में आपके प्रेमचंद्र नाटक में है और आपके जयशंकर प्रसाद आचोलना में, आलोचना लिखना चाहिए था दोस्तों, आलोचना में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भाषा शैलियाँ और मर्यादाएं स्थापित की, उनका जो अनुसरण आज भी किया जा रहा है वो गद्य साहित्य के क्षेत्र में। इनके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं के इतिहास में जो कालों का नामकरण इनके नाम के केंद्र में रखकर किया गया है। जैसे उपन्यास इतिहास में आपके प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंदोत्तर युग, नाटक के इतिहास में आपके प्रसाद पूर्व युग और प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, आलोचना के इतिहास में आपके शुक्ल पूर्व युग और शुक्लोत्तर युग। देखिए दोस्तों, ये आपकी थोड़ा सा याद रखना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो आपको काम देगा।
और पूछ भी सकता है दोस्तों, टफ ना हो तो कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए उठा सकता है ये। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी के विभिन्न नाम या रूप, हिंदी के नाम, विभिन्न नाम आपके जो हैं हिंदी के, और इसमें रूप भी हैं, इसमें बताया जाएगा कि हिंदी का क्या क्या नाम है और इसकी रूप क्या है। तो हिंदवी आपकी ये एक पहला नाम है, हिंदवी, हिंदुई, जबान ए हिंद, जबान ए हिंद, ठीक है। हिंदवी है, हिंदी की विभिन्न नाम है, हिंदवी, हिंदुई, जबान ए हिंद, हिंदी। और फिर इसके बाद देहलवी, ये मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा जिसमें अरबी फारसी शब्दों का अभाव है। और सर्वप्रथम अमीर खुसरो 1253 से 1325 के मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी, हिंदी शब्द का प्रयोग किया। और उन्होंने देसी भाषा हिंदवी, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फारसी हिंदी कोश खाली बारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार, देसी भाषा के लिए हिंदवी शब्द आपके 30 बार आएंगे, ठीक है। हिंदी शब्द जो आपके हैं ना 5 बार, ये देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दोस्तों, आपको कठिनाई महसूस हो तो आप एक काम करिए, मैं बता रहा हूँ क्या करना है, कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप एक बार देखते जाइए, बस एक बार देखते जाइए। आपके जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ समझ पाएंगे, ठीक। न समझ में आए फिर एक बार देख लीजिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं देखना है। आप जैसे मैं बताऊँ ना, आप तो वहाँ जो मेन है ना, आपको मैं वहाँ पर आपको जोर दिया हूँ, जहाँ मेन है आपका, मेन मतलब मेन पॉइंट मैंने तो वहाँ आपको बता भी दिया कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, इसमें आपकी भाषा और ये शाखा है। तो यहाँ पर विद्यापति कबीर हैं और तुलसी हैं, केशवादास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है, और ये 19वीं सदी के आरंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इसी बात का सूचक है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि रेख्ता मध्यकाल में मुसलमानों में, मतलब दोस्तों आपके रेख्ता जो है ना मध्यकाल में आपके मुसलमानों में ये प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा है। और जैसे अमीर गालिब की रचनाएं, तो यहाँ पर अब आइए चौथा, ये दक्षिणी जो आपकी दक्कनी है, दक्षिणी, इसको दो चीज़ें आप देखिए दोस्तों, इसको दक्षिणी और दक्कनी दोनों के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपकी खड़ी बोली आपकी दक्कनी और दक्षिणी भी होती है। ये आपके दोस्तों, मैं आपको वहाँ पर जब हिंदी को बता रहा था ना, वहाँ पे पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर आपको नहीं बताया था कि खड़ी बोली को आपको दक्कनी और दक्षिणी भी कहा जाता है, ये दो नाम से आपको जाने जाते हैं, दो नाम से। तो आपके भाषा और शाखा यहाँ पर आपको मिल गए, और दक्षिणी आपकी खड़ी बोली, ये मध्यकाल के लिए हो गया, ठीक है। तो आपके मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा, यहाँ पर आपको इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको ये डिटेल आपको पता होना चाहिए, आपको ये डिटेल पता होना चाहिए कि ये आपके दक्षिणी और दक्षिणी आया कहाँ से, और ये खड़ी बोली में कब से कब है। क्योंकि जैसे ही आपको एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन तो मिल गए, और आपको इसी में डीप क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर, तो आप क्या क्या कर पाएंगे उस टाइम। थोड़ा सा इसलिए बोला कि आप एक बार देख लीजिए, वन टाइम, इसके बाद आप जब वस्तुनिष्ठ मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर डिटेल्स देखिए एक बार, उसके बाद आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर दक्कनी, आपकी दक्कनी ये खड़ी बोली के लिए थी, और ये इसके नाम है, और ये मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा, दक्कन के मुसलमान है, ये फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। ये दक्षिणी और दक्कनी ये फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, और ये दक्कन के मुसलमान द्वारा है ये। तो हिंदी में आपके गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी, आपकी जो श्रेय है ना दक्कनी हिंदी, अब आइए यहाँ पर देखिए कि रचनाकारों को ही है, और ये दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी 1667 से आपके 1707 को है। वह मुगल शासनकाल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में जो दक्कनी हिंदी का लोकप्रिय बनाया। तो मतलब दोस्तों
देखिए, आपके रचनाकार को ये दक्कनी हिंदी आपके उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी का वो 1667 से 1707 को है, और वह मुगल शासन काल में जो दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी का लोकप्रिय बनाया। और खड़ी बोली, अब देखिए, खड़ी बोली में आपके खड़ी बोली के 3 शैलियां हैं। ठीक है, इसमें 3 शैली होती हैं खड़ी बोली में, 1 2 3 यहाँ पर दिए गए हैं, तो देखते हैं तीनों क्या चीजें हैं। तो आपकी शैलियों के बारे में बताया गया है, तो आप शैली के बारे में देखिए। हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी और आर्य भाषा। ठीक है, आपके हिंदी हैं आपकी 3 शैलियों में। पहला आपका हिंदी है, फिर शुद्ध हिंदी है, फिर उच्च हिंदी है, फिर नागरी हिंदी है, उसके बाद आपकी आर्य भाषा है। और ये आर्य भाषा नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल बहुल खड़ी बोली जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के द्वारा किया गया है। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या करा है कि आपकी 3 शैलियां खड़ी बोली की, तो आपका हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी और आर्य भाषा नागरी लिपि है, और ये संस्कृत बहुत खड़ी बोली से आपकी आयु है, और ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। तो अब दूसरा पॉइंट आपका उर्दू है। फिर इसके बाद जवान ए उल जवाब, देखिए ये आपके 3 शैलियों में आपकी दूसरा है उर्दू। जवान ए उर्दू है, और जवान और ए उर्द है, और जबान ए उर्द मुल्ला, ये फारसी लिपि में लिखित अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली जैसी भट्टों की रचना, इसको ध्यान दीजिएगा आपकी। और तीसरा आपकी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी, और ये हिंदी उर्दू का मिश्रण रूप व आम जन द्वारा प्रयुक्त जैसे प्रेमचंद्र की रचनाएं। आपकी ये 3 शैलियां खड़ी बोली की हैं। अब आइए नेक्स्ट पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, नोट करिए 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था। और फिर इसके बाद हिंदी के विभिन्न अर्थ हैं। अर्थ में आपका भाषा शास्त्रीय अर्थ है, भाषा शास्त्रीय अर्थ। इस भाषा शास्त्रीय अर्थ में आपकी नागरी लिपि में लिखित ये संस्कृत बहुल खड़ी बोली है। और दूसरा आपका संवैधानिक कानूनी अर्थ है, जिसे संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनाया गया है, और ये अधिकृत भाषा तथा अनेक राज्यों की राजभाषा है। तीसरा पॉइंट आपके सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ तीसरा पॉइंट है। और इसमें समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र की परिनिष्ठ भाषा अर्थात शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा है। और चौथा आपकी व्यापक अर्थ, आधुनिक युग में हिंदी की केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। हिंदी के सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों दूसरा में क्या स्टार्ट हो रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। ये आपके अगले वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों, अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। और दोस्तों ये आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए ना बहुत बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो लगभग और भी चलेंगे डिटेल्स, और आपके कुछ समय थोड़ा और दीजिए, मैं और जल्दी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ और टाइम चाहिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। मैं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन और डिटेल्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट हैं मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।